अम्बिकेश जी नमस्ते। आप कैसे हैं? जी जी नमस्ते, एकदम ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अ, सर अभी रक्सौल में एक मामला बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आर्मी के एक जवान है जो अपनी आपको अगर पूरा मैटर पता हो तो, नहीं तो शॉर्ट में मैं जी आपको जी, बता भी, अगर आप चाहें तो मैं बता भी दूं। मुझे जानकारी है मैडम, मैडम की जानकारी तो है। जानकारी है। इसका आवाज थोड़ा बढ़ाओ, ये बहुत स्लो आ रहा है। तो मुझे आपसे ना ये कानूनी दांव पेच समझनी है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, मात्र एक एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट के बाद क्या इसमें इतना अ, ऐसा कोई धारा लगाई जा सकती है क्या कि बेल ना मिले? क्योंकि एक्सीडेंट तो हमारे देश में देखिए बहुत होते हैं। रोज ही दो चार पांच एक्सीडेंट हो जाते हैं। और ऐसे एक्सीडेंट के मामले में इस तरीके से 8-9 दिन बीत जा रहा है, रिहाई नहीं मिल पा रही है। तो क्या क्या चार्जेस लगे होंगे? आपको क्या लगता है कि अ, अपने देखिए पक्ष को मजबूत। यह जो जो प्रकरण है, वास्तविक चीज है कि ये 279, 337, 338 आईपीसी का प्रकरण होना चाहिए। आवाज जा रही है ना मेरी? बहुत धीरे आ रही है। आवाज तेज करो देखिए ना। यह जो प्रकरण है, यह वास्तव में 279, 337, 338 आईपीसी का प्रकरण है। परंतु इसको यदि कहा जाए कि बिहार सरकार की नाकामी या उनकी उनके उच्च अधिकारियों की अज्ञानता। बंद हुआ क्या? आवाज नहीं जा रही है क्या? हेलो। ये सही। जी जी, अब आवाज की ये जो तकनीकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। अब मैं फिर से जी बात को फिर से शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे आवाज सही से नहीं आ रही थी। मुझे ये बताइए कि किस तरीके के चार्जेस लगाए गए होंगे, कौन कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं ऐसे मामले में? देखिए, इसमें वास्तविक चीज जो यह प्रकरण था, यह 279, 337, 338 का यह प्रकरण है, जो कि ये सारी धाराएं अवेलेबल धाराएं हैं। लेकिन यह बिहार पुलिस की सर अगर आप शॉर्ट में ये जो अभी आप धाराएं बता रहे हैं वो क्या होता है और कब कब लगता है, अगर आप थोड़ा देखिए, शॉर्ट में बताएं। यह ये जो धाराएं होती हैं कि यदि जैसे रफ ड्राइविंग हुई, उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट क्रिएट होता है, उसमें ये धाराएं लगती हैं। और ये सारी धाराएं अवेलेबल होती हैं। लेकिन यह बिहार पुलिस की, उसका वीडियो भी आप सबके चैनलों के, न्यूज चैनलों के माध्यम से देखने के लिए मिला भी। बिहार पुलिस की यदि निर्दयता देखा जाए, और कहा जाता है कि चामे का बेढ़ा, देहाती कहावत होती है, चामे का बेढ़ा कुकुर रखवार। देहात की कहावत होती है कि जैसे अगर चमड़े का कोई घर हो, उस पे किसी कुत्ते को रखवाली के लिए दिया जाए। लेकिन यदि अगर देखा जाए, इतना ज्ञानता सेना का जवान जो होता है बहुत सम्मानजनक हमारा होता है। कहा जाए कि अगर भारत माँ के गौरव को बढ़ाने का कार्य हमारे सेना के जवान करते हैं, और यदि सेना के जवान के साथ इस प्रकार की अभद्रता की जाए, या सेना का जवान हो या कोई सामान्य व्यक्ति भी हो, इस प्रकार से मैं देखा हूं उसको उसका शर्ट पकड़ करके खींचते हुए उसको पीछे से पीटते हुए ले जा रहे हैं। मतलब यह जो देखा जाए तो यह एकदम कहा जाए कि मानवता को तार तार करने का कार्य। अज्ञानी नीतीश जी की और तेजस्वी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके पिताजी माताजी दोनों लोग माशाअल्लाह वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन अज्ञानिता के रूप में देखा जाए, कानून का रक्षक बन करके भक्षक यह लोग कानून को, और इस पर मैं यह करूंगा कि इसकी पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी नीतीश सरकार की है कि उनके जो इस प्रकार के कृत्य किए गए हैं। मतलब जिस यदि होता भी तो 279, 337, 38 छोटी धाराएं हैं, उस पे मुकदमा दर्ज करते, गाड़ी को बहुत होता तो गाड़ी को अपना सीज कर देते। उसकी टेक्निकल मुआयना होता, उसकी कानूनी प्रक्रिया होती न्यायालय में। लेकिन इस प्रक्रिया को इतना बड़ा बना देना, और वह स्वयं पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कराना, और जैसे किया जाए कि वह देखा जाए कि अगर सेना के जवान, मुझे लगता है यह लोग इस प्रकार से प्रक्रिया कर रहे थे जैसे सेना के जवान भारत माँ के जवान हो, और वह पाकिस्तान में घुस गया हो, उस प्रकार से यह लोग रिएक्ट कर रहे थे। हम लोग देखे इतना दुर्व्यवहार, तो मुझे लगता है कि जो अभिनंदन पाकिस्तान में घुस करके और इतना भारत माँ के गौरव को बढ़ाया, उतना दुर्व्यवहार उसके साथ पाकिस्तान में नहीं हुआ जितना ये नीतीश सरकार ने बिहार को पाकिस्तान से भी बदतर हालत कर दिया है। और इसको मुझे लगता है कि वहां की न्यायालयों को, और वहां के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके पत्रकार भाई बहुत मजबूती के साथ इस प्रकरण में इस सेना के जवान के साथ खड़े हुए। एक पत्रकार मित्र ने तो वहां धरना भी देने लगा, जिससे यह प्रकरण हाईलाइट हुआ, नहीं तो यह प्रकरण तो दब जा रहा था।
आप पत्रकारों की वजह से तो यह प्रकरण हुआ, नहीं तो मतलब बहुत ग्लानि हो रही थी कि हम लोग, लग ही नहीं रहा कि वह भारत का दृश्य है। जिस प्रकार से एक सेना के जवान के साथ इस प्रकार का कार्य किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। क्यों नहीं मिल पा रही होगी, मतलब क्या कारण है कि देखिए, मतलब उसके ये। ऊपर बहुत गंभीर 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 चार्जेस लगाए हैं, जो कृत्य उन्होंने सरकारी काम में बाधा वाधा इस टाइप में तमाम प्रकार के चार्जेस उनके ऊपर लगाए हुए हैं, नॉन बेलेबल चार्जेस। ये कहा जा रहा है कि एक एक कोई इसमें एफआईआर में लिखा हुआ है कि वो सिपाही हैं जिनको थप्पड़ मारा गया है और वो गिर गए हैं, उनकी वर्दी तक फट गई है, ये एफआईआर वो में दो, ये लिखा अरे हुआ वो तीन सौ तिरपन 332 लगाए हुए हैं। मैं एफआईआर की चूंकि कॉपी में नहीं देखा हूं, लेकिन है। मतलब अंदाजे से बताइए, अगर आप बता रहे हैं नहीं कि नहीं, यहाँ मतलब जो अगर। जो आरोप, जो मीडिया के माध्यम से आरोप लगा हुआ था कि सरकारी काम में बाधा डाला गया है और सिपाही की वर्दी फाड़े हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला किए हैं, लेकिन पूरा प्रकरण तो वीडियो में साफ साफ दिख रहा था। पूरा प्रकरण एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद से वहां स्थानीय लोग आते हैं, पुलिस स्वयं बदतमीजी करती है। पुलिस, अगर एक एक सामान्य सी बात है, तुम मैं यह नहीं कहता हूं कि गलत नहीं होगा, हो सकता है कि 10 गाली दिए हो, वो भी एक आध गाली दिया हो, या जो भी चीज हो, जो प्रकरण था, लेकिन इस प्रकार का जितना उसके ऊपर जो चार्जेस लगा देना लेकिन सर, सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि जो इंसान यूनिफॉर्म में था, अगर मान लीजिए आपकी मानसिक स्थिति क्या है, मतलब आपको आपका मेंटल लेवल क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा कोई उत्तेजित कर दे, थोड़ा सा कुछ कोई बोल दे और आप सरेआम चौराहे पर उसको थपड़ियाते मार। देखिए, यह मेंटेलिटी उस पुलिस वाले की नहीं है, यह मेंटेलिटी माइक मेरा म्यूट हो गया है। आपको एफआईआर की कॉपी सर व्हाट्सएप की गई है, उसमें देखिए धाराएं भी आपको मैं देख वो के आपको एफआईआर। तुरंत बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं तुरंत बता दे रहा हूँ। मैं रुकी हुई हूँ, आप मुझे वो धाराएं बताइए कि उस धाराओं में क्या होता है, क्या बेल मिलती है या नहीं मिलती है, या किस तरीके से दाव पेच लगाकर फंसाने की कोशिश हो रही है। मतलब सबसे बड़ी बात बस मुझे ये एक लग रही। सेकंड देख ले रहा हूँ, अभी आया आपका। जी जी, आप देखिए। अब चिंता की बात ये है कि अगर मान लेते हैं गाली मैंने तो दी भी गई। मैं तो जो धारा, मैं तो एफआईआर कॉपी देखा नहीं था, लेकिन मैं तो जो जो धाराएं मैंने बताया वही धाराएं, 279, 337, 338, फिर उन्होंने 341, 332, 353, 323, 54, ये सारी धाराएं जो हैं ये अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ट्रायल की धाराएं हैं। अब वहाँ ये बेल भी इनकी मिल जानी चाहिए एक आध दिन में। इसमें कोई ऐसी गंभीर धारा नहीं है कि जिसमें बेल ना मिले। जहां तक मिला हुआ, मैंने तो आपको बताया, 279, 337, 338, 504, 506, 323, इसमें ये धाराएं तो बेलेबल धाराएं हैं। इसमें रफ ड्राइविंग के लिए लगता है 279, 337, 338, और 223 है कि सामान्य मारपीट, और 504 है गाली गुप्ता देना, धमकी देना, इससे रिलेटेड है। और एक वो 341 लगा हुआ है, वो भी अनलॉफुल रेस्ट्रिक्शन है। और आगे 332 और वही लेकिन ये जो आरोप है, इसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के यहाँ से ट्रायल है, चार्जशीट उसकी क्या नाम है, सीडी मंगा करके, और इसमें बेल दे दी जाएगी। इसमें इतना दिन तक फंसाए रखने का कोई तो वो नहीं है। हमारे यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं में तो आराम से इसमें एक दिन दो दिन में इन धाराओं में बेल हो जानी है। एक दिन हो सकता है, जैसे क्रिमिनल हिस्ट्री मंगा देंगे जब वो। ये इतनी बड़ी धाराएं नहीं थी ना, मतलब ऐसा कोई नहीं था कि नहीं, बे- इतनी बड़ी धारा इसमें, इसमें जो अन्य धाराएं जो अनलॉफुल जोड़ा गया है, उसमें जो 353 पर जोड़ा गया है, सरकारी काम में बाधा वाधा, वो धाराएं गलत है पूर्ण रूपेण, वो धाराएं उसमें लगनी ही नहीं चाहिए। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि 279, 337, 38 की ही यह पूरा मुकदमा बनता है। जो कि बेलेबुल धारा होता है, उसमें 41 का की नोटिस जो होती है, उसमें उसका तामीला करा करके किसी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को भी छोड़ दिया जाता है। और ये जो 332 लगी हुई है, ये सरकारी काम में बाधा डालना होता है। सरकारी काम में बाधा डालना, वही जो वर्दी फाड़ना, ये दिखाए हुए हैं। अन्य जो धाराएं हैं, सारी की सारी धाराएं बेलेबल धाराएं हैं। तो सरकारी मुझे लगता है कि जिस मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिला हुआ होगा, वो केस डायरी मंगा करके, केस डायरी मंगाएंगे, सुनवाई होगी और बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अच्छा, एक दो चीज मुझे अंबिके से आपसे और समझना है कि जैसे जी। मान लीजिए अगर कोई भारत का जवान है, वो अगर कोई
इस मामले में नहीं, अगर किसी भी और मामले में, इस मामले में भी अगर बात किया जाए, तो क्या अगर कोई भी कंप्लेंट यहाँ नॉर्मल जो सिविल कोर्ट होती है या नॉर्मल जो प्रशासन होती है, उस पर एक्शन लेने के पहले क्या तरह के सीईओ वगैरह परमिशन लेनी होती है, उन्हें जानकारी देनी होती है कि आपके आपके बटालियन का फला इंसान इस तरीके का लॉ तोड़ता नजर आया? क्योंकि कई जगहों पर सामान्य लोग प्रचलित ये चीज है कि आर्मी के जितने भी जवान होते हैं उन पर कोई भी एक्शन जो है, उनका एक अलग नियम, एक अलग कानून है, उस दायरे के तहत कार्रवाई होती है, उन पर सिविल नियम कानून नहीं लागू होता। तो क्या ऐसा नहीं कुछ है? नहीं जी, इसमें देखिए, जो सामान्य भ्रांतियां रहती हैं कि कोई सेना का जवान यदि है, उसकी गिरफ्तारी के लिए या कोई लीगल एक्शन के लिए उसके उच्च अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ती है, तो यह इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। यदि सेना का जवान सेना का कार्य कर रहा है, अपने उच्च अधिकारी के, मतलब सेना का जवान सेना का कार्य कर रहा है, मतलब एक गवर्नमेंट का कार्य, उसको एक एज एक सेना के जवान को लगाया गया है, कहीं उसकी टुकड़ी को लगाया गया है, या उसकी कहीं फौज को कहीं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया है, या कहीं बॉर्डर पे लगाया गया है, तो एज एक से अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए जो कार्य करेगा, उसको हम आईपीसी की धाराओं में नहीं बांध सकते हैं, या अन्य जो हमारे लॉज हैं उनकी धाराओं में नहीं बांध सकते। लेकिन यदि कोई सेना का जवान भी है, यदि वो छुट्टी पर गया हुआ है, या मतलब व्यक्तिगत कार्य से कहीं गया हुआ है, एज एक वो सेना का कार्य नहीं कर रहा है, और उसके द्वारा यदि कोई अनलॉफुल कार्य होता है, और तो उसको उस पे भी हमारे कानून उसी अनुरूप लागू होंगे कि जैसा कि सामान्य व्यक्ति पर लागू होते हैं। उस पे किसी प्रकार से किसी, जैसे कोई सेना का जवान यदि जा रहा है, उसके पास कोई अवैध हथियार मिल गया, या अपने घर ही आया है, घर मारपीट हुई और इस अनुरूप हुई है कि जैसे इन उन धाराओं में वर्णित हुई आईपीसी में, जिसमें गिरफ्तार किया जा सकता है सामान्य व्यक्ति को, तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें से अच्छा, कहीं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि उनको स्पेशल परमिशन लेना हो या उनके बटालियन के सीईओ नहीं नहीं वगैरह नहीं को? नहीं, ऐसा नहीं, यदि सामान्य। उसके द्वारा एकदम यदि वो छुट्टी पर आया हुआ है, तो एज एक वो ट्रीट होगा जैसे एक सामान्य व्यक्ति ट्रीट होता है, वैसे ही वो ट्रीट होगा। इसमें से किसी प्रकार से नहीं व्यक्ति है, यदि वो कोई ऐसा मतलब अनलॉफुल उसके द्वारा कोई मतलब ऐसा कार्य किया जाता है कि जो विधि विरुद्ध है, तो उस पे जो सामान्य व्यक्ति पे जो कानून लागू होगा, सेम टू सेम उसी पर लागू होगा। यदि सेना का जवान सेना का कार्य कर रहा है, अपने उच्च अधिकारियों के आदेश के पालन में कोई कार्य कर रहा है, तब उस पर यह सामान्य कानून नहीं लागू होंगे। लेकिन यदि वो छुट्टी पर है, व्यक्तिगत कार्यों पर है, तो उस पर सामान्य व्यक्ति के रूप में वह कार्य करेगा, और सामान्य व्यक्ति का ही कानून कार्य करेगा। लेकिन वह प्रकरण तो अलग है। लेकिन इस अगर अगर वो ऑन ड्यूटी भी है और अपने पर्सनल किसी काम से, या फोटोकॉपी कराने गए या समोसा लाने गए, इस नहीं तरीके नहीं, के काम, वो तो गैर जैसे कानूनी काम। ऑन ड्यूटी रहती है तो नहीं, ऑन ड्यूटी है तो ऑन ड्यूटी यदि रहता है, तो वो अपने अपने उच्च अधिकारियों के और अपनी सेना के कानून से वो गवर्न होता है। तो उसकी बात वहां दूसरी हो जाती है। जैसे आप देखती है कहीं सेना लगी हुई है, या अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, कहीं इलेक्शन में लगते हैं, इलेक्शन में होते हैं, कहीं भीड़ भाड़ होती है, लाठी चार्ज कर देते हैं। लाठी चार्ज कोई सेना का अर्धसैनिक बल का जवान किसी को मार दिया, उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, लाठीचार्ज में तमाम प्रकार की देखते हैं चोटें लग जाती हैं। तो उसपे उस सेना के जवान पे व्यक्तिगत क्रिमिनल अफेंस नहीं क्रिएट होगा कि उस सेना के जवान पे व्यक्तिगत क्रिमिनल अफेंस क्रिएट हो। उसको आईपीसी में छूट दिया गया है कि यदि किसी अपने से उच्च अधिकारी के किसी कानून के की बाध्यताओं के अंतर्गत किसी संप्रभु के समादेश का पालन करते हुए कोई कार्य किया जाता है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हमारे यहाँ जो सामान्य अपवाद है 76 to 104, सामान्य अपवाद दिया गया है कि कब कोई कार्य किया जाए, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा कोई कार्य, तो उसमें दिया गया, उसमें जो सब क्लाज है उसमें उनको छूट मिलेगा। जो मतलब अगर वो सेना के कार्य के दौरान कहीं उसको लगा दिया गया, किसी अन्य किसी स्टेट में बवाल हो रहा है, वहां पर जैसे मान लीजिए इलाहाबाद है, इलाहाबाद में अभी आप लोगों के यहाँ देखा भी होगा, एक वो उमेश पाल हत्याकांड का बड़ा प्रकरण चल रहा था, तो उसमें अर्ध सैनिक बल सैनिक भी लगाए गए हैं। तो यदि मान लीजिए कि वहां पर कोई उपद्रव का कार्य होता है, या कोई अन्य ऐसा अनलॉफुल कार्य होता है, उसको रोकने के लिए किसी सेना के जवान के द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेश में बल प्रयोग किया जाता है, उससे किसी की हानि या मृत्यु भी कारित हो जाती है, तो उसका उस पे या हमारे सामान्य आईपीसी के कानून लागू नहीं होंगे, क्योंकि वह अपने सेना के कानून से अपने उच्च अधिकारियों के आदेश के पालन में कर रहा है। लेकिन सामान्य यदि कोई सेना का जवान छुट्टी पर है, व्यक्तिगत कार्य के लिए गया हुआ है,
व्यक्तिगत कार्य हम्म। के लिए, तब उस पर यह क्रिमिनल लॉ भी उसी प्रकार लागू होगा। यदि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो लागू होगा। लेकिन अन्य ये बातें अलग चीज होती हैं। और जो बिहार में हुआ वो वास्तव में बहुत निंदनीय है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर भी देखा जाए, मनुष्य के रूप में, तो बहुत निंदनीय है। सर अभी आपके पास एफआईआर की कॉपी है, जो आप धाराएं हैं वो भी आपने अब देख ली है। मुझे ये बताइए, अगर बेल मिल जाती है तो क्या वो फिर नॉर्मल काम के लिए निकल सकते हैं, अपनी ड्यूटी को निभा सकते हैं, या ये पेचीदा मसला है, बार बार बुलाया जाएगा और जब जब पेशी नहीं, ये होगी तो तब। बेल बेल उनको मिल जाएगी तो ड्यूटी पर जा सकते हैं। अब ये होगा कि इसका आईओ कोई रहेगा। आईओ कोई होगा, विवेचक जिसको बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो विवेचक करेगा, चार्जशीट यदि लगाता है, वो चार्जशीट लगाता है, तो चार्जशीट लगाएगा तो वो सामान्य जो केस की प्रक्रिया होती है, चार्जशीट लगेगा तो वो कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट में जाएगा तो फिर बाद में उसका ट्रायल होता है। अभी भी तो यही कहा जा रहा है कि कोर्ट में मैटर है, जब कोर्ट खुलेगा तब जज साहब बताएंगे कि बेल मिलना है कि नहीं मिलेगा। तब जज साहब ही तय करेंगे कि कौन सही है ये क्या गलत है। अभी भी नहीं, तो यही। बेल मिलना न मिलना वो कोर्ट का मैटर है, लेकिन जो जिस जज साहब जो सुनते हैं, जो पत्रावली उनके समक्ष प्रस्तुत होगी, मैं एक और प्रक्रिया जो ही किस समझना चाहता हूँ। जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें दो तीन चीजें ऐसे हैं कि सरकारी चीजों में बाधा और गाली गलौज जैसी चीजें इसमें एफआईआर में है। तो क्या ये 3 4 दिन मैटर फैल जाने जैसी चीजें होती है? मुझे जहां तक मेरी जानकारी है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचना होता है और बताना होता है सारी चीजें कि ये जो एफआईआर है वो दोनों पक्षों को बुलाकर ये सारी बातें होती है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के नहीं, सामने तो पहुंचना होता ये 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिए होंगे। और पेश करने के दौरान उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है जेल। जेल भेजने के बाद होता है कि उनके एडवोकेट जो होंगे, उनके एडवोकेट अपना बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे कोर्ट के सामने, कि इनको कस्टडी में लिया गया है और बेल के लिए ये हमारे ग्राउंड हैं जिनके लिए बेल के लिए हम प्रेयर करते हैं। तो बिल के है। प्रेयर के लिए उसमें ग्राउंड देंगे, तो अपनी हो सकता है कि एफआईआर कॉपी देख करके भी जज बिल दे सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें प्रकरण जो बेलेबल ऑफेंस रहता, जिसमें जो मैं बता रहा था आपको, 279 337, तो खड़ा खड़ा बिल दे देते हैं, उसमें कहीं से रिपोर्ट नहीं मांगनी रहती है। तो मतलब वो जाएगा, एप्लीकेशन मूव होगा, तुरंत बिल दे देंगे। लेकिन जो उसमें लगी हुई है 332 लगा हुआ है, उसमें सरकारी काम में बाधा इन्होंने दिखाया, जो वर्दी फाड़ना, डगाए हैं, थप्पड़ मारे हैं, ये सब अन्य चीजें। तो इनके नाते उस पे केस डायरी को मंगाएंगे। केस डायरी जो होती है वो विवेचक के पास रहती है। केस डायरी जज साहब मंगाते हैं। आती है जैसे अभी आप बता रहे हैं कि रिपोर्ट मांगी जाएगी, तो उसमें क्या क्या केस क्या डायरी वही चीजें, तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे क्या पैरा वाइज कमेंट जो इन्होंने, जैसे बिल जो दाखिल होती है तो बिल में इनका वकील देगा कि नहीं, मैंने मारपीट नहीं किया, मतलब उनके वकील ने मारपीट नहीं किया है, उनकी वर्दी नहीं फाड़ी है, ये सब तो पैरावाइज कमेंट उस पे आता है। विवेचक जो देगा, विवेचक जो केस डायरी होती है, केस डायरी में पूरा पूरा उसका पैरावाइज कमेंट देगा कि हाँ, इन्होंने इस प्रकार का अपराध किया, इन्होंने इस प्रकार का अपराध किया, ये जो कह रहे हैं ये सही है, ये जो कह रहे हैं गलत है, पूरा विवेचक देगा। केस डायरी जब जज साहब के पास जाएगी तो दोनों पक्ष के वकील, उधर से बिहार सरकार के वकील रहेंगे, जो उनका जो पुलिस वाले ने किया हुआ है, और इधर से बचाव पक्ष के वकील, जो सेना के जवान जिसको अपना अधिवक्ता नियुक्त किया होगा। तो दोनों वकीलों की बहस होगी। बहस सुनने के बाद जिस प्रकार से जज साहब पाते हैं तो उस अनुरूप, लेकिन ये बेलेबुल चीज है, मुझे लग रहा है कि एक आध दिन में जब भी सुनवाई हो जाएगी तो बेल हो जाएगी। इसमें बहुत बड़ी धाराएं नहीं है इनके अनुरूप, लेकिन जितनी धाराएं लगी हैं, धाराएं लगनी ही नहीं चाहिए थी उस प्रकरण में। आप ये पूरा इसमें से मामला केवल देख हैरान होंगे कि मतलब एक एक्सीडेंट जैसे छोटे से केस को कितना बड़ा बनाया जा सकता है। देखिए, इसमें कोई उनकी गलती नहीं है, यह नीतीश सरकार की। और जब कहा जाए कि अनपढ़ राजा तो अंधा राजा, तो कहा जाए कि कहाँ जाए प्रजा। तो जब उनके यहाँ मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, उनके उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, तेजस्वी जी भी है, पता नहीं दो पढ़े हैं पांच, तो उनकी भी ज्ञात नहीं है। तो कानून चला रहे हैं तो उसी अनुरूप तो वह भी है, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो उसी अनुरूप चल रहा है। लेकिन यह वास्तविक चीज है, एक कानून का विद्यार्थी, कानून का व्यक्तित्व, एक अधिवक्ता होने के साथ साथ एक भारत के नागरिक होने के नाते भी मैं यही कहूंगा कि वहां जो एक, देखिए, सेना का जवान जो होता है उसको बड़ा सम्मान देना चाहिए। और निश्चित ही कि उन्होंने इस पर बिहार सरकार को स्वयं संज्ञानता लेकर के उनके प्रति, जो बिहार पुलिस के जवान हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई कर उनकी विभागीय जांच करनी चाहिए।
उनको सस्पेंड करना चाहिए और उनके विरुद्ध स्वयं मुकदमा लिखाया जाना चाहिए। लाइन हाजिर कर दिया गया है। जो जो यानी एसआई लाइन है, हाजिर, जो एसआई है लाइन जो पकड़, हाजिर तो नाम है जितेंद्र, उनको लाइन हाजिर किया गया है। सुनिए बता दो, जैसे लाइन हाजिर का मतलब क्या होता है, लाइन में कहा जाता है कि पुलिस का जो मुख्य घर होता है वो लाइन होता है। तो लाइन हाजिर का मतलब है थाने से हटा करके लाइन में उनको रख दिया गया, फिर किसी अन्य थाने पे वो ड्यूटी देते रहेंगे, उनको सस्पेंड करना चाहिए। उनको सस्पेंड करते तो उनके अधिकारों को सीज हो जाता। वो तो लाइन हाजिर का मतलब वो पुलिस का आपको बता दूं कि लाइन हाजिर तो केवल एक जो कहा जाता है ना लॉलीपॉप पकड़ा देना। तो पुलिस केवल हम्म, पुलिस के अधिकारी लाइन हाजिर का कि लोगों को लगे कि लाइन हाजिर, कार्रवाई। ठीक है, लाइन कम से कम सस्पेंड करके उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना चाहिए और बड़ी विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए। लाइन हाजिर तो कोई मतलब नहीं होता, लाइन हाजिर का मतलब लॉलीपॉप पकड़ाया जाना होता है। लाइन हाजिर कोई पुलिस की कोई पनिशमेंट नहीं होती है। सस्पेंड हो जाएंगे वो पनिशमेंट होगी, लाइन हाजिर किसी प्रकार से कोई पनिशमेंट में नहीं है। इस थाने से हटा करके लाइन में जैसे लाइन में तो परमानेंट लोग रहते हैं, लाइन मतलब विशेष कहीं जहाँ विशेष ड्यूटियां लगती हैं वहां लाइन से लोग हैं। मान लीजिए जैसे गोरखपुर में हम लोग हैं, तो गोरखपुर में कहीं विशेष कोई कार्य होता है या कहीं विशेष का कोई दौड़ा होगा, कहीं अन्य कोई कोर्ट में विशेष जो होगा, तो लाइन से लोग आते हैं। तो लाइन हाजिर कोई निगेटिव में कार्रवाई नहीं होती है। आखिरी में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब ये सारा मसला सुना जाएगा कोर्ट में, तो क्या परिवार वालों का पक्ष भी सुना जाएगा? क्योंकि परिवार वालों का ये कहना है कि हम लगातार 5-6 दिन के दौड़ते रहे एफआईआर लिखाने के लिए। इन लोगों का ये कहना है कि इनका एफआईआर तक नहीं लिखा गया। इस बीच में जो मारपीट हुई है उसमें महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ हुआ है, इनका कोई कंप्लेन तक नहीं लिखा गया है। तो क्या जब जब साहब बैठेंगे, जब दोनों पक्षों को सुन रहे होंगे, तो क्या परिवार वाले भी वहां मौजूद होते हैं? परिवार वाले अपनी बात रख पाते हैं कि नहीं, परिवार वालों बात देखिए, जो वहां पर रहेंगे जो बेल की कार्यवाही होती है वो दो पक्षों के अधिवक्ता करते हैं, एक बचाव पक्ष का वकील और दूसरा चीज रहेगा कि अभियोजन पक्ष का। जो सरकार के वकील रहेंगे वो और बचाव पक्ष के रहते हैं। हाँ, वो बचाव पक्ष के वकील साहब एक जैसे एक जो कहा जाए कि सेंटिमेंट व्यवस्था पे परिवार को बुला सकते हैं, लेकिन वहां पर जो सुनवाई होनी रहेगी, वो जो सुनवाई होगी वो केवल और केवल बेल पे सुनवाई होगी। जो पत्रावली में रहेगा, जो केस डायरी रहेगी, उस पर बचाव पक्ष का वकील, हाँ बचाव पक्ष के वकील साहब अपने बचाव में उनकी महिलाओं का इनका उनके बयानों को भी उसमें संकलित कर चुके होंगे मुझे लगता है बेल एप्लीकेशन में। लेकिन इस प्रकार की चीजें नहीं कोई होती है कि परिवार के लोग और जो अभियुक्त बनाया गया है उनको बुलाया, केवल दो पक्षों के वकील बहस करते हैं। और एक पक्ष जो सरकार का रहता है उसके वकील, और दूसरा पक्ष जो रहता है बचाव पक्ष, जैसे कि जो सेना का जवान है उसके जो बचाव में वो अधिवक्ता होंगे वो करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये सारी धाराएं आपने देखी, क्या इसमें कुछ ऐसा था क्या कि परिवार वालों को मिलने भी नहीं दिया जाता? कोई इतना बड़ा अपराध या कोई नहीं इतनी नहीं, बड़ी। ऐसे इतना बड़ा कोई अपराध नहीं है कि परिवार वालों को मिलने भी ना दिया जाए। यदि इसमें मैंने आपसे बताया कि सामान्य धाराएं हैं, हम्म, उसमें सामान्य धारा जो जी जी। सामान्य एक्सीडेंट का है, गाली गलौज का। जैसे इसमें ये है कि परिवार वाले जो है वो लगातार मिलने की कोशिश करते रहे और परिवार वालों को मिलने तक नहीं दिया, तो ये मुझे समझना है, ये धारा क्या इतनी मजबूत थी कि इतनी बड़ी आपराधिक कोई मामला था या इतना बड़ा कोई धारा लगा था कि जो जो आरोपी है हिसाबन इस एफआईआर के दौरान, तो क्या इतना बड़ा कोई ऐसा धारा लग गया था क्या कि मिलने भी नहीं, ना दिया इतनी जाता? बड़ मैंने आपसे तो बताया कि उसमें इसमें किसी प्रकार से कोई इतनी बड़ी कोई धारा ही नहीं है। मैंने बताया सामान्य एक्सीडेंट जो होता है वो सामान्य वो बेलेबुल है, 323, 504, 506 बेलेबुल है। 506 भी नहीं है, 504 है, बेलेबुल है। 341 है और एक 332 है, 332 लगाए हुए हैं जो सरकारी काम में बाधा डालना। इन्होंने चूंकि एक पार्टी स्वयं पुलिस बन गई है, बिहार पुलिस एक पार्टी बन गई है, और वह अपना रौब और धौस जो वहाँ अपराध है, अपराधी हैं, कहा जाए कि असामाजिक तत्व हैं, उन पर उनकी कार्रवाई किसी अनुरूप किसी प्रकार से नहीं है, बेलगाम है, जंगल राज की व्यवस्थाएं हैं। तो उनको दिखाने के लिए अब कहा जाए ना कि जो सीधा व्यक्ति है तो उसपे एक सेना का जवान पा गए, परिवार सहित पा गए, तो उसके ऊपर 10 लोग चढ़ करके मार दिया। अब उसके ऊपर जितना लाद पाओ, जो वास्तविक वहां अपराधी हैं, वास्तविक गुंडे हैं, उनको तो ये लोग अपनी गोद में बैठा के रखते हैं। अब एक सेना के जवान को पा गए तो उसको रगड़ के उसका भूसा छुड़ा दे। वह लोग दिखाने का यह कर रहे हैं कि देखिए सेना जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है। अगर देखा जाए तो अंडर में तो भाई वो भारत के
राष्ट्रपति के, सेनाध्यक्ष के होती है। लेकिन चूंकि सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, तो स्टेट गवर्नमेंट में नीतीश जी और नीतीश जी के क्रियाकलाप और लालू जी के पुत्र के क्रियाकलापों से आप सब भली भांति परिचित हैं। तो वह लोग दिखाने का कार्य कर रहे हैं कि हम लोग सेना को, देखो सेना मतलब हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, सेना को हम लोग इसी अनुरूप रौंदते जाएंगे। वास्तव में इस पर मुझे लगता है कि सेना को भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यदि पहुंचेगा आप सबके माध्यम से, तो निश्चित ही कि गृह मंत्रालय और अन्य लोग इस पर कार्यवाही करने के लिए निश्चित रूप से बाध्य होने चाहिए। और सर्वप्रथम तो इस पर वहां के मुख्यमंत्री को स्वयं इसमें आगे बढ़ करके बड़मनसाहट दिखाते हुए इसमें हम्म, कार्यवाही उन सबों को निलंबित करते हुए कठोर से कठोर धाराओं में मुकदमा पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज कराना चाहिए। लेकिन अभी होता नजर नहीं आ रहा है। तो आप ये नहीं, कह वहां रहे पे हैं कि जल्दी, बहुत जल्दी ही जो है वो खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि रिहाई मिल जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ये धारा मैंने तो आपको बताया कि जैसे वो 332 जो है वही केवल वो नॉन बेलिंग धारा है। लेकिन वो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल होती है। तो उसमें बिल एक आध डेट इधर उधर हो सकता है तो वहां की प्रक्रिया में, लेकिन बिल वहां से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी समय जी, आपको भी निकालने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये पेचीदा मसला ये समझना बहुत जरूरी था मेरे लिए भी, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, फिर उनको जेल में डाल दिया गया, 10 दिन बीत गया, हमारे घर में एक्सीडेंट होता है तो ऐसा नहीं होता है। ये सारे नहीं, उनके सवाल। मैंने तो आपको बताया ही कि एफआईआर ही गलत दर्ज हुई है, एफआईआर ही गलत दर्ज हुई है। अगर अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट मात्र का मसला होता तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कुछ होता, थाने से ही रफा दफा कर दिया जाता है मुआवजा वगैरह दिला के। लेकिन क्योंकि इसमें पुलिस सामने आ गई है, और ये लड़ाई अब कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से ज्यादा पुलिस और आर्मी की होती नजर आ रही है। अब ये लड़ाई हो जा रही है कि भैया आप हमारे इलाके में हैं, आप जो है अभी बिहार पुलिस जो है वो श्रेष्ठ है यहाँ पर। इस तरीके की चीजें दिखाने की कोशिश हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि ये बताने की कोशिश हो रही है कि आप जो है वो केंद्र के अंडर में आते हैं, हम स्टेट के अंडर में आते हैं, और अभी आप हमारे स्टेट वाले इलाके में हैं तो हम बताएंगे कि बिहार पुलिस के पास कितनी ताकत है। इस तरीके की बात नजर आ रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी अमिकेश बहुत जी। बहुत धन्यवाद।